गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इतिहास की इस सीरीज में पहली सीरीज में मैंने हिस्टीरियोग्राफी के पेपर को, जो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अनुकूल है, पूरा किया है, पूरा करने की कोशिश की है। आप पूरी सीरीज सुन सकते हैं मेरी हिस्टीरियोग्राफी पर। और अब हम जो दूसरी सीरीज आएगी, ये प्राचीन भारतीय इतिहास आएगी, जो हम शुरू करने जा रहे हैं। और एम यही होगा मेरा कि BA MA UGC नेट के छात्र चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित विशेषकर उनके सिलेबस को ही लिया है मैंने। अगर इसे सुन लेंगे तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इतिहास जो है रटने से, पढ़ने से ज़्यादा सुनने से, जिसका कि आजकल ट्रेंड है, नैरेटिव हिस्ट्री बोलते हैं इसे, तो नैरेशन में ज़्यादा चलता है इतिहास। और बातचीत का मतलब होता है ये डिस्कशन, तो हम इसे डिस्कशन कहते हैं, ना कि टीचिंग। और मैं कोशिश करूँगा कि बड़े आसान शब्दों में जो है मैं इसे आपको समझाऊं। और मेरे YouTube चैनल से आप जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं डेली कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड करूँ इससे संबंधित। और इतिहास से अलावा टीचिंग मेथोडोलॉजी और रीडिंग मेथोडोलॉजी पे भी मेरा रिसर्च है, काम है। तो मैं उसके साथ साथ बच्चों को ये भी बताता चलूँगा कि हाउ टू राइट ए गुड आंसर एंड कैसे पढ़ना चाहिए हमें, कैसे कैसे हमें इतिहास को आसान बना वे में लेना चाहिए। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ ऋग्वैदिक पीरियड। और जो ऋग्वैदिक पीरियड है उसमें हम 3 चीज़ देखेंगे। एक तो किसी भी समय को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों, मैं आज आपको बहुत जनरलाइज चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको हमेशा जीवन में काम आएंगी, खास करके UG और PG स्टूडेंट्स के लिए, इवन इंटर के भी जो CBSE के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, कि आप जब जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिन लोगों को पढ़ रहे हैं, तो ये सिद्धांत है, जिस भी साम्राज्य को आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमेशा एक ही क्रम रहेगा, आप उसे रटिए मत प्लीज़। जिस भी साम्राज्य को आप पढ़ रहे हैं, पहले ये देखिए, चाहे वो मौर्य हैं, चाहे गुप्ता हैं, चाहे आर्य है, चाहे हर्षवर्धन है, चाहे तुर्क है, मुसलमान है, अंग्रेज, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो रह कहाँ रहे हैं, उनका जगह क्या है, भौगोलिक क्षेत्र क्या है। जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, तब तक आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो सबसे पहले ये डिस्कस करिए अपने आंसर में भी, या लेखन में भी, या आप अपने पढ़ने में भी। जिस किताब में ये चीज़ें हैं उसे ही पढ़िए, बाकी फालतू की किताबें मत पढ़िए। इंटीग्रेटेड बुक्स बोलते हैं इनको, और नैरेटिव बुक्स बोलते हैं। प्रोफेसर रामशरण शर्मा की बुक बहुत बढ़िया है इस प्राचीन भारत पे, DN झा, KM श्रीमाली की भी बहुत अच्छी है, तो इनको देख लीजिए आप। लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी है कि जिस चीज़ का हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो लोग रह कहाँ रहे हैं, फिर दूसरे वो लोग रह कहाँ रहे हैं, प्लस उनका मोड ऑफ द प्रोडक्शन क्या है, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ वे खा कहाँ से रहे हैं, या उनका सर्वाइवल कैसे है, उनका वेतन कहाँ से आ रहा है, सैलरी कहाँ से आ रही है, राजा की जो है वो अर्थव्यवस्था क्या है, राज्य की, सॉरी राजा की नहीं, राज्य की। तो आज भी हम देखिए कि किसी भी जगह पे जाते हैं, हम ये तो देखते हैं कि हाउ प्रोस्परस दे आर, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है उस राज्य की, तो उसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ पहले ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी। हम उल्टा पढ़ते हैं, पॉलिटी से शुरू कर लेते हैं, जो कि पुरानी परंपरा है हमारी, वो गलत है। तो ये देखिए चीज़ें सीरियल के अनुसार पढ़िए। आप पहले ज्योग्राफी पढ़िए उस जगह की, फिर अर्थव्यवस्था पढ़िए कि वो खा भी क्या रहे हैं, सर्वाइवल कैसे रहे हैं, फिर उनके समाज पे आइए। तीसरे कि उनका समाज है कैसा, स्त्री का स्थान क्या है, पुरुष का क्या है, कितने वर्ण, कितने जातियाँ, और उनके संबंध कैसे हैं आपस में, कुछ ऊंचे नीचे लोग भी हैं क्या, असमानता है, समानता है। तो ये इस चीज़ पे आइए, मतलब सोसाइटी इज द थर्ड वन, दैट इज आल्सो मोर इम्पोर्टेंट। फोर्थ पे पॉलिटी आएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के बाद ही तो राज्य बनेगा। आप ये देखिए ना, तो काल कोई सा भी हो, इन सब चीज़ों के पढ़ने के बाद जब आपको 3 चीज़ क्लियर होंगी, तब राजनीति पे आइए। हमारे यहाँ स्टूडेंट उल्टा करते हैं, और हमारी पुरानी किताबों में उल्टा दिखाया, राजनीति से शुरू करते हैं। नो,
अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गड़बड़ा जाएंगे, और मैं बता रहा हूँ एक अच्छे हिस्ट्री के स्टूडेंट आप जीवन में नहीं बन पाएंगे, भले ही आप नेट पीएचडी कुछ भी कर लें यूपीएससी। तो अब जो बातें मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल आपको यूपीएससी के पैटर्न के अनुसार बता रहा हूँ, या यूजीसी नेट के। तो फिर आप उसकी समाज पे आइए, फिर राजनीति पे आइए, और फिर उसके धर्म पे आइए, धार्मिक रीति रिवाज पे आइए, स्टेट पे आइए, जो भी है वो फालतू की चीज़ें सारी बाद में, लेकिन कर्म यही रहेगा। तो मैं आर्य से ही शुरू करता हूँ। तो आर्यों के उस पर मत जाइए आप डिबेट पे कि आर्य साहब हम पढ़ते थे, छठी से ही शुरू हो जाता, आर्य कौन थे, कहाँ से आए, देसी थे विदेशी थे। आपको इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ों में नहीं पढ़ना है, ना आपको ये चीज़ पढ़नी है। इसका सिंप्लीफाइड रूप ये है कि आर्य एक जाति समूह है, या नरजातीय समूह है, एथनिकल ग्रुप है, या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप है। और ये देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हमें ये भी नहीं पता करना कहाँ से आए थे साहब, कहाँ रहते थे। हमें इतना पता है कि दिस वाज ए माइग्रेटेड कम्युनिटी, और माइग्रेटेड कम्युनिटी आज भी हैं। माइग्रेशन आदमी की नेचर है, ये कभी नहीं जाएगी। आज भी हम विदेश में, अमेरिका में जाते हैं और कनाडा में जाते हैं, ये माइग्रेशन नहीं है क्या? तो अब ये है सिद्धांत क्या कि पश्चिम से पूर्व की ओर हमेशा माइग्रेशन हुआ है प्राचीन काल में। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पश्चिम में सूखा पड़ता है, पश्चिम में ठंडे रेगिस्तान है, वहाँ पे जंगल हैं और घास के मैदान अच्छे नहीं हैं, उपजाऊ ज़मीन नहीं है, पहाड़ी पठारी बंजर क्षेत्र है। जिन क्षेत्रों से आए, बैक्टीरिया से आए, मध्य एशिया, तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए, जहाँ से भी आए, या मध्य एशिया से आए, रसिया से आए, वहाँ पे ठंडे प्रदेश हैं और वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो किसी भी देश में भारत से कम है। तो अब क्योंकि भारत में जलवायु मानसूनी क्षेत्र है, वर्षा होती है, उपजाऊ भूमि है, और ज़मीन जो है बड़ी 4-5 फसलें देती है, तो माइग्रेशन जो है इन जनजातियों का, ट्राइब्स का, जो भी हैं, अब आप ये चक्कर में मत पड़िए हम विदेशी हैं अदेशी हैं, कि पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। और आर्य भी उसमें एक समूह है जो कि ऋग्वेदिक काल में एक तरह से दक्षिण मध्य एशिया से आकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में ये लोग बस गए। और बस गए किस लिए? क्योंकि ये क्षेत्र, अब आप नेचुरली देखें तो बहुत ज़्यादा उर्वरक है। यहाँ पे 7 सैंधव नदियाँ बहती हैं, और 7 नदियाँ हैं, और सिंधु नदी सबसे बड़ी है, और फिर उसके बाद में सरस्वती नदी का बहुत जिक्र है, और ये 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, इनका बहुत जिक्र है, और पाकिस्तान के समृद्ध क्षेत्र का जिक्र है, और ये यहीं आसपास रहते हैं। ये देखिए आप, तो अब ये लोग यहाँ रहते हैं, तो इस क्षेत्र में उनका वास है। और इसीलिए देखिए, ये कमाल की बात है, आश्चर्य की बात मानेंगे कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का ज़्यादा उल्लेख नहीं है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, बड़ी भी हैं। लेकिन ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सिंधु और सरस्वती नदी का उल्लेख है, और सिंधु नदी के ऊपर ही पूरा ऋग्वेद लिखा गया है, ये समझिए। तो सेंट्रल नदी उनकी सिंधु है। तो दैट वाज द सप्त सैंधव प्रदेश इन विच दे वर रिजाइडिंग। तो अब एक चीज़ देखिए कि जब ये इस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो अब आप इस क्षेत्र में रहने का उनका मतलब है कि उससे आगे नहीं पहुँचे अभी ये, और अभी इनके पास बहुत एक तरह से एडवांसमेंट भी है इंडिया की अपेक्षा, कि इन लोगों के पास में ये देखिए कि क्या चीज़ें हैं जो ये लगातार माइग्रेट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और हरा रहे हैं छोटे छोटे कबीलों को। तो इनके मैं बता रहा हूँ कि आर्कियोलॉजिकल ज़्यादातर एविडेंस ये बताते हैं कि हॉर्स वाज नॉट ए इंडिजीनियस एनिमल एंड इट वाज ए सेंट्रल एशियाई एनिमल मेनली। घोड़ा जो है वो बाहर का अच्छा एनिमल है, ये इंडिजीनियस नहीं है। तो अब इसमें ये है कि ये लोग, इनका सबसे बड़ा जो सहारा है वो घोड़ा है। ये अच्छे घोड़े रखते हैं और अच्छे घोड़े जो हैं उससे विजय करते हैं और उनकी सेना को ये गति प्रदान करते हैं अच्छे घोड़े। तो जब अच्छे घोड़े इनकी सेना को गति प्रदान करते हैं तो आर्य घोड़े को अपने साथ लाए। दूसरा आविष्कार इस टाइम पे ये बताते हैं कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया में पहिए का आविष्कार हुआ था। देखिए आप, और पहिए का आविष्कार जब हुआ तो उसने दुनिया बदल दी। देखिए कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने दुनिया बदली, उसमें सबसे पहला पहिया और अग्नि है।
तो पहिए के आविष्कार ने क्या हुआ कि इन्होंने छोटी छोटी बैलगाड़ियाँ बनाई और सॉरी घुड़सवार रथ बनाए और उनके सहारे से पहिया बना के ये आक्रांता बने और शस्त्र लिए और आगे बढ़ते चले गए। तीसरा इनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है अग्नि। आग का आविष्कार हालांकि नवपाषाण काल में हुआ, लेकिन उसका प्रचार अब हुआ और इनके अंदर थोड़े अग्नि है और अग्नि सर्वाइवल के लिए है। मांस को पकाना, मांस को काटना, मांस को खाना, ये सब अग्नि ही तो करती है। या फिर एक तरह से तांबे के हथियार हैं इनके पास, कांसे के हथियार हैं, ब्रोंज के हथियार हैं, उसके अलावा इनके पास लोहे के हथियार भी नहीं है बिल्कुल भी। और इनका जो समूह है वो पूर्णतः जनजातीय है, ये आप अच्छी तरह से जान लें। ये कबीले हैं और नियर अबाउट 5 कबीलों का तो उल्लेख है ऋग्वेद में क्लियर। यदु, तुरोसु और क्या कहते हैं कुरु और क्या कहते हैं पांचाल और न जाने कितने कबीलों का उल्लेख है। तो अब ये कबीले आपस में लड़ते भी, ये आर्य देखे 2 स्टेज पे लड़ रहे हैं। एक तो जो हमारे भारतीय मूल के लोग ये रह रहे हैं उनसे लड़ रहे हैं, दूसरे ये लोग उनसे लड़ रहे हैं जो कि आपस में भी लड़ रहे हैं। जब ये इंडिया में आ गए तो दूसरे कबीलों को भी हरा रहे हैं ये। तो अब ये तो इनका राजनीतिक आधार है, अब सॉरी भौगोलिक आधार है कि ये यहाँ रह रहे हैं और इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरा इनके अर्थव्यवस्था पे आइए या इनकी आर्थिक अवस्था देखिए। अब दूसरा जो मैंने बताया था आपको अर्थव्यवस्था देखनी है इनकी। अब अर्थव्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो ये लोग जो हैं ये आर्थिक रूप से प्रिमिटिव स्टेज में रह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी अर्थव्यवस्था एनिमल हस्बेंड्री, जिसको पशुपालन और हंटिंग, शिकार, और एक तरह से कहते हैं ये गिफ्ट इकोनॉमी, और एक तरह से कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी या बार्टर इकोनॉमी। ये चीज़ें आप लिख लीजिए अच्छी तरह से। बार्टर इकोनॉमी पे आधारित है, एक्सचेंज पे, और गिफ्ट इकोनॉमी पे है, और क्या कहते हैं इनकी अर्थव्यवस्था गाय पे आधारित है। ये इम्पोर्टेंट है। अब गाय पे आधारित कैसे है साहब? क्योंकि आर्य, ऋग्वैदिक आर्य का कृषि से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। कृषि का कोई बहुत ज़्यादा योगदान उनके अर्थव्यवस्था में नहीं है। उनकी अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा गाय का है और कैटल का है, जो गाय के वंश हैं, चाहे वो सांड है, चाहे वो बैल है, चाहे वो गाय है, चाहे वो बछड़े हैं। इसीलिए अब जो सारी की सारा नोमेनक्लेचर है बहुत चीज़ों का वो गाय पे हुआ है ऋग्वेद काल में। गाय पे कैसे हुआ है? जैसे युद्ध को गविष्टि कहा गया है या गवेषणा कहा गया है, या फिर लड़की को, छोटी लड़की को दुहिता कहा गया है। मतलब वो गाय का दूध दूहती है स्त्री, गाय का दूध दूहती है, इसको इसलिए उसको दुहिता कहा गया है। फिर गोधूली कहा गया है शाम के टाइम को, क्योंकि गाय जो है चर के वापस आ जाती हैं जंगल से, भूमि से, तो उसको गोधूमी कहा गया है। और अब देखिए ये लड़ाइयाँ आपस में इतनी हैं कि ये मान लीजिए आप कि, और अतिथि को गोघ्न कहा गया है। गोघ्न का मतलब है गाय को मारने वाला या जिसके कारण गाय मरती हो। तो इसका मतलब है कि अतिथि जब आता था कोई तो उसके आने पे गाय मारी जाती थी, गाय काटी जाती थी और उसको खाया जाता था। वो बैल भी हो सकता था हालांकि। तो ये दिखाता है कि सारा का सारा जो लड़ाई है वो गायों के संसाधनों पे अधिकार करने के लिए ही है। और ये लड़ाई, अब देखिए दूसरा उनका इकोनॉमी मैं बता रहा हूँ कबीलियाई है, कोई स्थायी इकोनॉमी नहीं है। और कबीलियाई इकोनॉमी का दूसरा सबसे बड़ा है कि उनकी इकोनॉमी को कहा जाता है गिफ्ट इकोनॉमी। गिफ्ट का मतलब ये है साहब, जब वो रहते हैं तो रहने के लिए कबीले के सरदार को एक, जो उनके कबीले हैं, लड़ने के लिए रिसोर्स चाहिए। अब जब लड़ने के लिए रिसोर्स चाहिए तो उस लड़ाई के लिए उन्हें धन चाहिए, और धन का अब डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं आया, अनिवार्य नहीं आया, अनिवार्य टैक्सेशन नहीं है जो बाद में है जब राज्य बन गया, अभी राज्य नहीं बना। तो इसलिए बलि कहा गया। बलि माने होता है अपनी इच्छा पूर्ण दिया हुआ दान या बलिदान, जो काम आता है सर्वाइवल ऑफ दी ट्राइब के, कबीले के लड़ने के काम जो रिसोर्सेज आते हैं, बलि कहा गया। और उसी से बलि बना जो यज्ञों में बलि देते हैं, ये शब्द भी वहीं से आया है।
और ये एक तरह से वो दिया हुआ दान है या गिफ्ट है, या अपने पुरोहित को खुश करने के लिए गिफ्ट है एक। और तीसरी इनका जो है वो है गिफ्ट इकोनॉमी। गिफ्ट इकोनॉमी या बार्टर इकोनॉमी। क्योंकि मुद्रा नहीं है आर्यों के पास, ये ध्यान रखिए आप। उनके पास पशु हैं, पशुओं के अवशेष हैं, पशुओं के प्रोडक्ट हैं, चमड़ा है, और क्या कहते हैं ये दूध है, ऊन है, और क्या कहते हैं इसके और चीज़ें हैं। तो ये क्या काम करते हैं कि इनको स्टोर करके रखते हैं, और जब किसी को दूध की ज़रूरत पड़ी तो दूसरे से जौ ले लेगा। वो जौ को यव कहा गया है। अनाज जो है वो नहीं है, गेहूँ नहीं है, जौ है। और चावल तो काफ़ी बाद में आया है उत्तर वैदिक काल में। तो सब फसलें जो हैं, ये देखिए आप, सब फसलें, इसकी इकोनॉमी का एक कैरेक्टर ये भी है कि जो फसलें हैं भी वे जंगली फॉर्म में है, वाइल्ड फॉर्म में है, मतलब वे स्वतंत्र खड़ी हैं। आर्य क्या करते हैं कि उसको काट कर जो है वो खा लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं। खेती उस प्रकार नहीं की जाती जैसे उत्तरवादी काल में एक उद्योग की तरह करी जाती हो। हालांकि खेती का जिक्र थोड़ा बहुत आया, लेकिन वो न के बराबर आया। हल का भी जिक्र आया तो न के बराबर आया, एक दो बार आया है। सारे वेदों में जो है वो पशुचारण का वो आया है। तो इसी प्रकार से अब ये देखिए कि इनकी जो इकोनॉमी है वो एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है, कबीलिया इकोनॉमी है। और बार्टर सिस्टम है, एक्सचेंज का है। वो ऊन देता है, वो खाल ले लेता है, वो चमड़ा लेता है, वो सोना ले लेता है, वो चांदी देता है, वो तांबा लेता है। और अभी आयरन नहीं आया, लोहा बिल्कुल भी नहीं आया है। तो इनकी मुख्य धातुएं ही तांबा, कांसा और सोना चांदी हैं, और लोहा बिल्कुल भी नहीं आया है। सोना चांदी भी बहुत कम मात्रा में है। मेन तो कांसा और तांबा है। तांबा बहुत बड़ी, कॉपर इनकी मेन है। हथियार इनके ज़्यादातर कॉपर के ही हैं उस टाइम पे। और ये देखिए आप कि ये इकोनॉमी में क्या काम है अब, कि इकोनॉमी में प्रोफेशन भी कोई ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इकोनॉमी अगर समृद्ध होगी तो प्रोफेशन भी ज़्यादा आएंगे। इनके प्रोफेशन भी बहुत कम हैं। और जैसे बढ़ई, लोहार और तंतुकार, और बस यही 4-5 प्रोफेशन हैं। तो अब इनका जो है ये आए, और इनका फिर समाज पे आइए कि अब समाज में आर्यों का एक तरह से ये मान लीजिए संघर्ष किनके साथ हुआ, या समाज में आर्यों ने अपने आप को स्थापित कैसे किया, ये देखिए आप। तो अगर आप देखेंगे कि आर्यों ने अपने आप को स्थापित ऐसे किया, क्योंकि आर्यों की लड़ाई यहाँ पे अनार्यों से तो हुई, लेकिन आर्यों की लड़ाई यहाँ पे अनार्यों के साथ साथ आपस में भी हुई। तो अब उनके दो कबीले, क्योंकि दसरा के युद्ध का जिक्र हुआ जो रावी नदी के किनारे लड़ा गया, और उसमें 10 राजा एक तरफ थे और सुदास एक तरफ था, और सुदास ने उन 10 राजाओं के समूह को हराया है। तो अब ये देखिए कि अब इनकी लड़ाई जो है यहाँ के लोगों से भी है, और आर्यों में अभी ज़्यादा भेदभाव नहीं हुआ है, कैटेगराइजेशन नहीं हुआ है, जातीय भेदभाव, वर्ण नहीं आया है अभी। वर्ण बिल्कुल नहीं आया है, ये समझिए। क्योंकि आर्यों में वर्ण बिल्कुल भी नहीं आया है। बस इतना है कि दास दस्युओं का बहुत जिक्र है, 2 शब्दों का बहुत जिक्र है, दास और दस्यु। अब साहब ये दास और दस्यु है क्या? तो दास और दस्यु भी अलग अलग शब्द हैं। दस्यु का मतलब आर्य में संभवतः चोर शब्द से आया है, जो डाकू हैं या चोरी करते हैं। दास का मतलब स्लेव से आया है। तो दस्यु जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा खतरनाक है दास की अपेक्षा, ऐसा लगता है। और इसीलिए अब आर्य क्या काम करते हैं कि वो एक तरह से ये मान लीजिए कि दस्युओं को हराते हैं। और ये भी है, ये भी समझ लीजिए कि दस्यु जो हैं वो आर्य भी हैं, उसमें अनार्य भी हैं। तो ये कहा गया है कि दस्यु लोग उनके पशु चुराते हैं, वो उनसे एक तरह से सावधान रहते हैं। तो ये दस्यु जो है संगठित कबीले हैं, जो केवल लूटने के लिए हैं, जो आर्यों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। इसलिए क्या हुआ कि आर्यंस ने सबसे पहले दस्युओं को हराया। और इसमें अभी तक वर्ण शब्द नहीं आया। दास भी शब्द है, तो वो दास दासियाँ गिफ्ट के तौर पर देने से नौकरानी के पर्सनल अटेंडेंट के तौर पे आया है। और अभी तक जमीन दान में नहीं दी गई है। ये देखिए आप, जमीन नहीं दी गई, कहीं भी जमीन का उल्लेख भी नहीं है ऋग्वेद में ज़्यादा। और चारागाह के रूप में जमीन का उल्लेख है। वैसे जमीन देने का, जमीन लेने का, जमीन पर अधिकार करने का नहीं है। इसका मतलब लैंड वाज नॉट द एसेट एट दैट टाइम एट ऑल। लैंड जो है वो एसेट नहीं रही बिल्कुल भी। तो ज़मीन एसेट है।
जो सॉरी बाकी ये चीज़ ऐसेट हैं, फसल ये गाय भैंस सॉरी गाय बैल। तो अब ये आर्यों ने, अब फिर एक बात और है कि अब ये जो वर्ण व्यवस्था है ये है भी तो बहुत लचीली है, ये परमानेंट नहीं है। द टर्म वर्ण इज नॉट परमानेंट, क्योंकि ऋग्वेद में ही एक चरित्र अपने आप को कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसने का काम करती है। हम विभिन्न व्यवसायों में जीविकोपार्जन करते हुए भी एक साथ रहते हैं। मतलब हम, एक बेटा जो है उसका कवि है, पिता वैद्य है, माँ आटा पीसने वाली है, और वो कह रहा है कि हम एक ही घर में कई सारे व्यवसाय करते हैं, लेकिन हम में कोई मतभेद या वैसा भेद, जातीय भेद, वर्ण भेद नहीं है। ये क्लियर समझ लीजिए आप। तो अब ये बहुत फ्लेक्सिबल है उनकी, कोई अपना कैटेगरी चेंज भी कर सकता है, कोई कल पुरोहित था तो कल राजन बन सकता है। अब देखिए इसमें जो वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का छोटा सा एक तरह से मान लीजिए कि ट्रेसिस हैं, मतलब अप्रत्यक्ष शुरुआत है। जैसे आर्य क्षत्रिय शब्द नहीं आया है कहीं भी, और कहीं भी, लेकिन एक शब्द आया राजन। अब राजन कौन है? वो कबीले का हेड है, और कबीले का हेड जो है वो लड़ाका है, और लड़ाका सेना रखता है, तो सेना वो रखेगा जो लड़ने वाले प्रोफेशनल लोग हैं। तो राजन शब्द बाद में राजा बना, और राजन शब्द राजा नहीं का पर्याय नहीं है, क्योंकि राजन वो छोटा है, वो कबीले का है, राजा बड़ा है, वो स्टेट का मालिक है या कबीले का मालिक है, ये भी समझ लीजिए आप। और दूसरा ये वर्ण नहीं है, लेकिन ये कैटेगरी ऑफ द सोल्जर्स है, वॉरियर्स है। तो नेक्स्ट इज द व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म अबाउट द वर्ण, दैट इज द पुरोहित। अब पुरोहित शब्द साहब बहुत आया है, और पुरोहित का मतलब होता है यज्ञ करने वाला या करवाने वाला, और ये भविष्यवाणियाँ करवाने वाला, युद्धों के टाइम देखने वाला, ज्योतिष देखने वाला, और लोगों को बहलाने वाला, टोटके करने वाला, मंत्र छोड़ने वाला, और लोगों को धर्म का भय दिखाने वाला। अब ये और देख लीजिए आप, ये जो टर्म है, ये पुरोहित भी ज़्यादा एक तरह से ये मान लीजिए हाइपर नहीं है उतना, लेकिन जितना पावर पुरोहित की बाद में उत्तर वैदिक काल में जैसे राजन राजा बन गया, पुरोहित ब्राह्मण बन गया। और ये शब्द बड़े तार्किक हैं। देखिए पुरोहित भी अपना धंधा बदल लेता था, वो कभी राजा के साथ लड़ने भी चल देता था, क्योंकि वो राजा का बड़ा नज़दीक होता था, अपने कबीले को जीत दिलाना उसका मुख्य उद्देश्य होता था। तो इसी तरह से फिर अब आप आइए, तीसरा वर्ण है विष, वैश्य जिसको कहते हैं। एक शब्द आया है विष, और विष वह जगह है जहाँ खूब सारे लोग रहते हैं, और विष का मतलब सामान्य जन से है, कॉमन मैन से, और एक तरह से जन का भी मतलब जो है वो जन समूह से है। तो ऋग्वेद में जन और विष शब्द बहुत आए हैं, तो विष ज़्यादा है, जन कम आया है, तो जन बड़ी यूनिट है इसका मतलब, और विष छोटी यूनिट है। तो विष का मतलब कभी कभी घर का मुखिया भी हुआ है उसमें, और विष वे लोग हैं जो उत्पादन के छोटे मोटे कार्यों में लगे हुए हैं, जो मुख्य धारा में नहीं है, लेकिन खेती, क्यारी, पशुपालन, ये सब, क्योंकि राज अल्टीमेटली विष से चलता है, क्योंकि टैक्स सबसे ज़्यादा विष देता है। तो अब ये सोचिए कि ये जो टैक्स विष देता है, ये विष जो है ये बड़ा आगे चलकर जन बन गया, और फिर ये राष्ट्र बन गया। लेकिन ये विष तुरंत ही जो बनेगा वो वैश्य बनेगा, कॉमन मैन, वैश्य, दैट इज द बनिया वर्ग। और ये वैश्य वर्ग जो है अभी भी वो भी चेंज करता है अपने प्रोफेशन, विष से भी लोग उसमें गए हैं, पुरोहित कैटेगरी में या राजन कैटेगरी में। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये भी शब्द कोई ज़्यादा मान्य नहीं रखते, लेकिन उत्पत्ति हो रही है। लेकिन ये कमाल की बात है कि चौथे वर्ण की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं है, जिसे शूद्र कहा गया है, जिसका मतलब क्षुद्र शब्द जो छोटा, ये बिल्कुल भी नहीं है, शब्द ही नहीं आया शूद्र। तो इसका मतलब अनटचेबिलिटी और वेरी वेरी व्हाट यू कैन से एक क्लास कॉन्शियसनेस एंड वेरी वेरी डिस्पेरिटी और अनइक्वलिटी समाज में बिल्कुल नहीं आई है। इट इज ए प्रिमिटिव सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी है। समाज इतना असमान हुआ नहीं है, इसलिए शूद्र नहीं आया। जब समाज असमान हो गया है तब शूद्र आया है। तो अब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज में इतनी असमानता नहीं है, समाज बड़ा सिंपल है। अब इसके समाज में धर्म पे आइए, अगर आप धर्म भी देखें,
या इनके टोने टोटके भी देखें या इनके परंपराएं देखें, तो इसे एक प्रकृतिवादी समाज कहा गया है, प्रकृति पूजक समाज कहा गया है। कि ऋग्वेद एक प्रकृति पूजक समाज, ऋग्वेदिक काल एक प्रकृति पूजक समाज है, और हर समाज जो प्रकृति के नज़दीक रहेगा वो प्रकृति पूजक रहेगा ही। क्योंकि ऋग्वेदिक आर्यों में एक डर है। डर किसका? क्योंकि वो खुले में रहते हैं, गांव में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। डर है बारिश का, डर है आंधी का, डर है तूफान का, डर है क्या कहते हैं बादलों के फटने का, बिजली गिरने का, आग लगने का, बाढ़ आने का। तो ये जब डर हैं तो डर ने ही धर्म को पैदा किया है, ये समझ लीजिए बाद में। और धर्म ने ही टोने टोट के पैदा किए हैं, और धर्म ने ही पुरोहित पैदा किए हैं। तो ये धंधा कब बना? इस डर को ही कैश किया गया। और देखिए ऋग्वेद काल के सारे जो देवता हैं वो प्रकृति से संबंधित हैं। देखिए सबसे बड़ा देवता इंद्र है जो वर्षा का देवता है, और जो पुरंदर भी कहा है, जिसको दुर्ग तोड़ने वाला कहा गया है। और दुर्ग तोड़ने वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि वो दुर्गों को तोड़ता है और आर्यों को विजय दिलाता है। इसका मतलब कहीं कहीं लोग ये भी लगाते हैं कि उन्होंने हड़प्पा के दुर्ग जो तोड़े वो अपने इंद्र की स्तुति करके तोड़े। और ये ग्रीक रोमन साम्राज्यों में भी दुर्ग तोड़ने वाले देवता अलग होते हैं। तो ये उन्हीं लड़ाका जातियों का एक तरह से लक्षण है कि दुर्ग तोड़ने वाले देवता की पूजा। फिर पर्जन्य है, वर्षा का देवता है। फिर वो है अग्नि है, अग्नि को तो देखते हैं देवी है, और वो जंगल काटने की, जंगल साफ करने की, खाना बनाने की, मांस पकाने में वो, तो अग्नि को सबसे ज़्यादा मंत्र हैं ऋग्वेद में। फिर इसी तरह से उषा है, अदिति है, मारुत है हवा का देवता, उषा अदिति सूर्य की देवी, और ये सब जो हैं वरुण है जो ऋत का पूजक है। और ऋत शब्द बड़ा है ऋग्वेद में, ऋत ऋत से मतलब है नियम, आचार संहिता, ऋचाएँ। ऋत का मालिक वरुण है, और ये नियामक संस्था की तरह काम करता है। जैसे आज हम कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है मूल्य या कानून। उन ऋत कहा गया है कि आपको जिस समाज में रहना है उस समाज के नियम मानने ही पड़ेंगे। तो अब ये नियम आपको मानने ही पड़ेंगे, इसलिए आप इस समाज में रह रहे हैं, तो ऋत का पालन करें, सदाचार का पालन करें। कितनी अच्छी व्यवस्था है देखिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है इस समाज का, मैं बताऊंगा कि समाज का जो कैरेक्टर है वो ये है कि समाज में अभी भी एक तरह से ये देख लीजिए कि ज़्यादा असमानता बिल्कुल भी नहीं है। और समाज में जो है अभी भी महिलाओं की कद्र बहुत है, और महिलाओं के लिए अनइक्वलिटी नहीं है। और वीमेन वाज नॉट ए सेकेंडरी सेक्स एट ऑल, वीमेन वाज इक्वल टू द मैन। और ये कई जगह कहा गया है कि यज्ञ पूरा जब नहीं होगा जब तक महिला उसके साथ नहीं आके बैठेगी। तो अब ये यज्ञ पूरा इसलिए होगा जब तक महिला नहीं बैठेगी, तो इसका मतलब यज्ञ महिला के बिना अधूरा है, और बाद में मना कर दिया गया यज्ञ में बैठने से। तो चूंकि अभी तक समाज कबीलियाई है, तो महिलाएं जो हैं वो बहुत अच्छे तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं यज्ञों में और सामूहिक कार्यों में। तो इसी को अगर आप एक चीज़ देखें तो ये लिखा ये ऋग्वेद में महिला ऋषियों का जिक्र है। कम से कम भी 20-25 महिला ऋषियों का जिक्र है जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की, उपनिषदों में जिक्र है, रचनाएं की, जिसमें घोषा, अपाला, विश्वारा और उपनिषद में गार्गी ये शामिल हैं। जिन्होंने, कोई धर्म दुनिया का ऐसा नहीं है जिसने महिलाओं ने रचना की हो, मैं सच्चाई बताऊँ आपको। तो इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो महिलाओं का उच्च सम्मान है ये ऋग्वेद में इसलिए है क्योंकि असमानता नहीं है, पूंजी नहीं है, और अभी तक पॉलीगैमी और ये बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा कुछ भी नहीं है, क्योंकि महिलाएं आदमी की सहपाठी हैं, संगिनी हैं। वो कबीले में खेती के काम में, पशु के काम में वो बराबर हिस्सा लेती हैं। तो आज क्योंकि वे आदमी पे निर्भर नहीं है, अपना स्वतंत्र काम करती हैं, इसलिए गुलाम नहीं है। महिला गुलाम वहाँ होगी जहाँ संपत्ति आएगी, पूंजीवाद आएगा, मटेरियल आएगा, पदार्थ आएगा। ऐसा कुछ है नहीं। तब आप देखिए महिला खुश है, ना पर्दा है, ना सती है, ना बाल विवाह है, कुछ भी नहीं है। सोसाइटी इज प्रिमिटिव बट इट इज इगैलिटेरियन। सोसाइटी जो है वो इगैलिटेरियन है। राज्य भी नहीं है, ये समझ लीजिए। कबीले हैं और राज्य आगे जाकर उत्तर वैदिक काल में जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब ये सारे आ जाएंगे। लेकिन ऋग्वैदिक काल में अब जो मैंने आपको पढ़ाई हैं चीज़ें क्रम वाइज, इनको ध्यान से पढ़िए, आपको जो है वो क्लियर समझ में आ जाएगा
कि अर्थव्यवस्था कैसी है, इस लेक्चर को बार बार सुनिए, तब आपको पता चलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें हो सके तो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ाऊँगा नैरेटिव हिस्ट्री में। आप चाहें तो जब पढ़ने बैठें तो एक कॉपी और पेन भी ले लें, जो मैं टर्म बता दें, जो सीक्वेंस बताऊँगा, मैं टर्म भी नहीं, बहुत ईजी वे में बोलचाल की भाषा में मैं आपको वो पढ़ाऊँगा हिस्ट्री। कोशिश मेरी रहेगी कि कोई भी एस्पेक्ट छूटे ना, और इस नीरस विषय ना माने इसे। और ये बहुत ही उत्साहिक और सजीव विषय है इतिहास। आगे तो और भी इंटरेस्ट आएगा जब वैदिक काल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में मैं उत्तर वैदिक काल पढ़ूंगा, जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू।